बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल अर्थमेटिक और आज हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। ये डिस्क्रीट मैथ लेक्चर सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं RSA एल्गोरिथम। ये RSA एल्गोरिथम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है रिवेस्ट, शामिर और एल्डमन। बेसिकली ये MIT के कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का ग्रुप है जिन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था RSA एल्गोरिथम। तो आज हम डिस्कस करेंगे RSA एल्गोरिथम क्या होता है, यानी किस तरह मैसेजेस को इनक्रिप्ट और किया जाता है और किस तरह मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है, किस तरह साइफ़र और डिसाइफ़र हम करते हैं मैसेजेस को, किस तरह कॉन्फिडेंशियल मैसेज को सेंड किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन चूँकि ये टॉपिक जो है, इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं इंटीजर्स से रिलेटेड, वो तमाम के तमाम लेक्चर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लें और फिर उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें, ताकि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो चलें अपने कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं यहाँ पर। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। RSA वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1977 बाय रेवेस्ट, शामिर एंड एल्डमन ऑफ MITs। ये MIT प्रोफेसर्स का, MIT स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का एक ग्रुप है, यानी जिनमें ये जो तीन लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था 1977 के अंदर। अच्छा जी, ये इसमें दो काम होते हैं आपके। दो काम कौन कौन से होते हैं? एक काम होता है पब्लिक और प्राइवेट की जनरेशन का, और दूसरा काम होता है मैसेज को साइफ़र और डिसाइफ़र करने का। ठीक है जी, दो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इसके अंदर। एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नोन एज एजमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसको हम एजमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। हो सकता है कि कुछ बातें अभी क्लियर ना हो, लेकिन जैसे जैसे ये लेक्चर ग्रो करेगा तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो भी आपके पास मैसेज है, जो साइफ़र है, उसको डिसाइफ़र कर सकते हैं और डिसाइफ़र को साइफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम एल्गोरिथम। तो इसमें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर भी है। दैन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नोन एज एजमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब ये पब्लिक की क्या होती है, ये भी मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। यूज टू डिफरेंट बट मैथमेटिकली लिंक बिटवीन वन पब्लिक एंड वन प्राइवेट। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर हम दो डिफरेंट कीज़ जनरेट कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है पब्लिक की और दूसरे का नाम होता है प्राइवेट की। जैसे कि इस नाम से ही ज़ाहिर है कि पब्लिक की का मतलब होता है कि जिस की को आप पब्लिकली शेयर कर सकें, और प्राइवेट की का मतलब होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मालूम हो। तो पब्लिकली दो तरह की कीज़ हम जनरेट करते हैं और इन दोनों का आपस के साथ एक कनेक्शन होता है। ठीक है, इन ये दोनों एक दूसरे से मैथमेटिकली लिंक्ड होती हैं, जो भी आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। तो RSA एल्गोरिथम का जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट की जनरेशन करना है किसी मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, राइट। द पब्लिक की कैन बी शेयर्ड विद एवरीवन वेयर एज द प्राइवेट की मस्ट बी केप्ट सेक्रेट। तो पब्लिकली की का मतलब ये है कि आप उसको पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, और प्राइवेट की जो होती है वो आपके पास सीक्रेट होती है, जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। अब ये जो सारी बातें आपको यकीनन कुछ नहीं लग रही होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये लेक्चर ग्रो करता जाएगा आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। मज़ीद ये कि इन RSA क्रिप्टोग्राफी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की इनक्रिप्ट अ मैसेज। तो पब्लिक और प्राइवेट की का काम क्या होता है? मैसेज को इनक्रिप्ट करने का। द ऑपोजिट की फ्रॉम वन यूज टू इनक्रिप्ट अ मैसेज इज़ यूज टू डिक्रिप्ट इट। ठीक है जी, तो जो एक पब्लिक है वो इससे मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, दूसरे बंदे के लिए वो मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट करने के काम आ सकती है। इसीलिए ये जो है ना एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है, यानी इसमें जो आप इनक्रिप्ट हो रहा है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं और सेम एल्गोरिथम के थ्रू डिक्रिप्ट से वापस इनक्रिप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है नहीं, तो एक तरह से साइकिल बन जाता है आपके पास। तो यही बेसिकली इस एल्गोरिथम की एक ब्यूटी है। अब ये RSA एल्गोरिथम की क्या पॉपुलैरिटी है और ये RSA एल्गोरिथम में हमने मेनली करना क्या है, ज़रा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। RSA ड्राइव इट्स सिक्योरिटी फ्रॉम द डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसकी जो सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम किसी मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स हमने इसकी सिक्योरिटी को देखना होता है।
तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, लार्ज प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्राइम नंबर्स का कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम नहीं है जो तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स को एक फार्मूले से के थ्रू हम कर सकें। और अगर आप याद रखें कि दो लार्ज प्राइम नंबर्स हैं जिनको आप फैक्टर कर रहे हो तो उसको डी फैक्टर करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो एल्गोरिथम है ये काफ़ी सिक्योर होता है। दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ टू लार्ज प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स आर ईजी। हम दो प्राइम नंबर चूज़ करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो बहुत ईजी टास्क होता है। बट डिटरमाइनिंग द ओरिजिनल प्राइम नंबर फ्रॉम टोटल फैक्टरिंग इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो ओरिजिनल प्राइम नंबर होता है वो क्या होगा, ये प्राइम नंबर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि RSA एल्गोरिथम जो होता है वो काफ़ी सिक्योर है। अब यकीनन RSA एल्गोरिथम जो मैं आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ ये एक बेसिक लेवल का एल्गोरिथम है, एक बेसिक लेवल का एल्गोरिथम है और इसमें और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी हैं। तो अगर आप बेसिक लेवल के एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो इसकी जो अपडेटेड वर्जन है उसको भी आप आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई है। द लार्ज प्राइम नंबर्स हमने चूज़ करना होता है PNQ। दो लार्ज प्राइम नंबर हम चूज़ करते हैं, आर जनरेटेड यूजिंग रैबिन मिलर प्राइमेबिलिटी टेस्ट एल्गोरिथम। अब बेसिकली जो लार्ज प्राइम नंबर्स हमने चूज़ करने होते हैं तो इस प्राइम नंबर्स को चूज़ करने के लिए हम एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं रैबिन मिलर प्राइमेबिलिटी टेस्ट एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम एक लार्ज प्राइम नंबर्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जितना लार्ज प्राइम नंबर अब आप चूज़ करेंगे उतना आपका जो फैक्टराइजेशन से निकलने वाला रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा और उसको डी फैक्टर करना यानी वो प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपका डेटा, आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होगा। अ मॉडुलस ऑफ n इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई PNQ। इसके बाद हमने P और Q को मल्टीप्लाई कर मॉडुलस ऑफ n कैलकुलेट करना है। दिस नंबर इज़ यूज बाय बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट की। और ये जो नंबर हम यूज़ करेंगे मॉडुलस n, ये नंबर दोनों के दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट की के अंदर यूज़ होगा। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद सिखाते हैं कि पब्लिक की कैसे जनरेट होती है या प्राइवेट की कैसे जनरेट होती है और उसमें n को कैसे यूज़ किया जाता है। आर प्रोवाइड द लिंक बिटवीन दैम। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत आसान कर समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बन जाए और वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो आपके लिए। द पब्लिक की कंसिस्ट ऑफ मॉडुलस n, अ पब्लिक एंड अ पब्लिक एक्सपोनेंट n। जो पब्लिक की होती है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है उसका मॉडुलस n और दूसरा होता है पब्लिक एक्सपोनेंट। अब ये क्या होता है और पब्लिक एक्सपोनेंट कैसे चूज़ किया जाता है ये आगे चलकर आपको बताते हैं। विच इज़ नॉर्मली अ सेट एज इट द प्राइम नंबर दैट इज़ नॉट टू लार्ज। तो ई जो है वो बेसिकली आपका प्राइम नंबर का सेट होता है जो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होगा। तो ये कैसे चूज़ करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। The E figure does not have to be secretly selected prime numbers as the public key is shared with everyone। ये जो चूँकि हम E जो है वो बेसिकली पब्लिक की के लिए हम चूज़ कर रहे होते हैं, तो E पब्लिक की के लिए हम चूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा प्राइम नंबर चूज़ नहीं करने होते क्योंकि उस नंबर को तो हमने पब्लिकली शेयर करना होता है। तो पब्लिकली शेयर करने के लिए आपके पास कोई बहुत ही सिंपल सा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। द प्राइवेट की कंसिस्ट ऑफ द मॉडुलो n। तो जो प्राइवेट की होती है वो बेसिकली मॉडुलो n पर कंसिस्ट करती है एंड द प्राइवेट एक्सपोनेंट d। और एक प्राइवेट एक्सपोनेंट हम बनाते हैं वो d। अब ये d कैसे कंप्यूट किया जाता है ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। विच इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो ये d को हमने कैलकुलेट करने के लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू द टॉर्शंट फंक्शन, यानी टॉर्शंट ऑफ एंड से हमने निकालना होता है। तो ये सारी बातें भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको ज़रूर हो गया होगा कि हम RSA एल्गोरिथम के थ्रू एक पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करते हैं और वो पब्लिक और प्राइवेट की किसी मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के काम आती है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि कोई इंडिविजुअल A है हु विशेस टू रिसीव मैसेज कॉन्फिडेंशियली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो मैसेजेस को कॉन्फिडेंशियली रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मेरे पास अगर मैसेज आ जाता है तो ऑफ़ कोर्स मेरे पास उस मैसेज को जो मैसेज होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास एक की मौजूद होगी। ठीक है जी। हु विश टू मैसेज विद द पेयर ऑफ कॉन्फिडेंशियली वी विल यूज़ द पेयर ऑफ इंटीजर्स e, n एज हर इज़ अ पब्लिक की। उसको हम एज अ पब्लिक की यूज़ करेगा। At the same time, this individual can pair of integers d, n as a private key।
उसको प्राइवेट की यूज़ करेगा। वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा ए है जो मैसेजेस को रिसीव करना चाहता है, उस मैसेजेस को रिसीव करने के लिए वो ई एन को एज आ पब्लिक की यूज़ कर रहा होगा और डी एन को एज आ प्राइवेट की यूज़ करेगा। अभी किस तरीके से यूज़ होंगी और क्या मतलब है इसका, इसको डिटेल से समझते हैं। और इसी तरीके से another person B wishes to send a message M। एक पर्सन B जो है वो मैसेज M सेंड करना चाहता है, तो A को मैसेज सेंड करना चाहता है कॉन्फिडेंशियली, विल इनक्रिप्ट मैसेज M। वो मैसेज M को इनक्रिप्ट करेगा, यकीनन उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग पब्लिक की E, और ये पब्लिक की कौन प्रोवाइड करेगा, ये पब्लिक की प्रोवाइड करेगा आपको A। जिसने उसको अनलॉक करना है वो आपको पब्लिक की देगा, ठीक है जी। तो वो आपको पब्लिक की देगा जिस पब्लिक की के थ्रू वो इस मैसेज M को जो है वो इनक्रिप्ट करेगा टू क्रिएट अ साइफर टेक्स्ट C। जिस इनक्रिप्ट करने के बाद वो उससे एक साइफर टेक्स्ट बना लेगा, वो टेक्स्ट होगा C। और वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बेसिकली आप A के साथ शेयर कर लेंगे। सबसिक्वेंटली A विल ओनली बी एबल टू डिक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की, और वो इस टेक्स्ट को जो है वो शेयर कर लेगा A के साथ और A उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे ने मैसेज रिसीव करना होता है उसके पास पब्लिक और प्राइवेट की के ऑप्शंस होते हैं। वो पब्लिक की और को शेयर करता है, वो पब्लिक की को शेयर करता है पर्सन बी के साथ, और उस पब्लिक की के थ्रू जो है वो आप एक मैसेज को वो इनक्रिप्ट करता है, और फिर वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उससे एक साइफर टेक्स्ट C जनरेट करता है और उसको A पर सेंड कर देता है। चूँकि A के पास उसकी प्राइवेट की मौजूद होती है तो वो उस प्राइवेट की के थ्रू उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है। इस तरह मैसेज कॉन्फिडेंशियली सेंड किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, और जो बातें नहीं समझ आई हैं उनको हम अब समझते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमें ये पता लगा कि RSA एल्गोरिथम के बेसिक 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप में हम पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट कर रहे होते हैं, जबकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि कंप्यूटेशनल स्टेप्स क्या हैं फॉर की जनरेशन इन RSA क्रिप्टोग्राफी। तो नंबर 1 स्टेप है आपके पास जनरेट 2 डिफरेंट प्राइम्स। 2 प्राइम्स आपने जनरेट करना है P and Q। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक रिबन मिलर प्राइमेलिटी टेस्ट है जिसमें आप कोई से 2 बड़े नंबर्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर्स प्राइम है या नहीं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने 2 प्राइम्स चूज़ करने हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने इनका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का सबसे सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपने इनको मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर 3 में आपने टॉर्शन फंक्शन निकालना है, या इसको हम ऑयलर फी फंक्शन भी कहते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था। ये सिंपली इक्वल होगा P-1 Q-1, और इसलिए क्योंकि P और Q दोनों के दोनों प्राइम हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों प्राइम हैं तो ऑयलर फी फंक्शन को हम सिंपली P-1 Q-1। तो ये आपको बताता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो है वो कितने हैं, जो नंबर ऑफ इंटीजर्स बताता है जो आपके इस n के साथ जो होते हैं वो जो होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था, आप उसको वहाँ से अच्छी तरीके से देखते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें हमने करना होता है सेलेक्ट फॉर पब्लिक एक्सपोनेंट एज एन इंटीजर। तो पब्लिक एक्सपोनेंट हमने इंटीजर ई के लिए सेलेक्ट, क्योंकि पब्लिक इंटीजर है इसलिए कोई इशू नहीं है। ये इनक्रिप्शन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो ई वर्ड है ये बेसिकली इनक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, सच दैट जो ई आप चूज़ कर रहे होंगे वो 1 लेस देन एंड इक्वल टू ई एंड फाई ऑफ एन। तो फाई ऑफ एन आप यहाँ से निकालेंगे, इनमें से एक नंबर हम ई चूज़ कर लेंगे। एन वो नंबर ई इस तरह का होना चाहिए कि जब हम उसका GCD निकालें फाई ऑफ एन डॉट ई के साथ तो अंदर को प्राइम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम जो है यहाँ पर दोनों के दोनों प्राइम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ई जो है वो P-1 इज़ इक्वल टू 1, ये भी प्राइम होना चाहिए, और GCD ऑफ ई ऑफ Q-1 ये भी प्राइम होना चाहिए। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास कैलकुलेट द प्राइवेट एक्सपोनेंट। अब प्राइवेट एक्सपोनेंट कैसे निकालना होगा? प्राइवेट एक्सपोनेंट अब वैल्यू D, ये डिक्रिप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, सच दैट जो D आप कैलकुलेट करेंगे वो E इनवर्स, जो आपने अभी E कैलकुलेट किया है, E इनवर्स एंड मॉड ऑफ D फाई ऑफ N होगा। इसीलिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक दूसरे से मैथमेटिकली लिंक होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर E और E इनवर्स आता है और वापस ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, और ये जो है हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो अब हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारी पब्लिक की बन जाएगी E, N और प्राइवेट की बन जाएगी D, N। तो ये बात आपने याद रखनी है
कि जिस बंदे ने मैसेज को रिसीव करना है, यानी इनक्रिप्टेड मैसेज को या साइफर टेक्स्ट को रिसीव करना है, उस बंदे के पास पब्लिक और प्राइवेट की दोनों की दोनों मौजूद होती हैं। वो पब्लिक की जो है वो शेयर करेगा और उस पब्लिक की के थ्रू जिस बंदे ने उसको मैसेज सेंड करना होगा वो मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, और फिर वो मैसेज जब उसको रीसेंड करेगा तो वो अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को एक्सपेंड करके देख लेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी। तो ये बातें अगर मुश्किल लग रही हैं तो जैसे ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और RSA एल्गोरिथम का जो दूसरा टास्क है वो है मॉडुलर एक्सपोनेंटेशन फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब इसमें हम मॉडुलर एक्सपोनेंटेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल से थ्रू बताता हूँ कि बॉब वांट टू सेंड एलेक एज एन इनक्रिप्टेड मैसेज। बॉब जो है वो एलेक को एक इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करना चाहते हैं। वो मैसेज है M। सो शी ऑप्टेन हर RSA पब्लिक की, उसके बाद उनके एक पब्लिक की होगी, फॉर एग्जांपल N, एज हिज प्लेन टेक्स्ट मैसेज आपको मिलता है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज इसको मिलता है 9 एंड इनक्रिप्टेड इनटू अ साइफर टेक्स्ट। तो उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर उसको इनक्रिप्ट करना है, यानी जो आपका ओरिजिनल मैसेज है वो है 9, इसको आपने जो है वो इनक्रिप्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो इनक्रिप्ट आप उसको किस तरह कर सकते हैं, M⁻⁴ mod n विच इज़ इक्वल टू C। तो वो आपको पास एक साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अब साइफर का मतलब हो गया वो मैसेज है, अब आपने उसको डी साइफर करना है। तो डी साइफर किस तरह करेंगे कि जब आपके पास यानी यूँ समझें कि आपके पास एक मैसेज था और उस मैसेज को आपने साइफर कर दिया, ठीक है, उस मैसेज से एक और कुछ चीज़ जनरेट कर ली आपने, और वो मैसेज जो है वो आपने सेंड कर दिया। व्हेन द एलेक रिसीव बॉब्स मैसेज सी डिक्रिप्टेड बाय RSA प्राइवेट की, उसके पास चूँकि प्राइवेट की भी अवेलेबल होगी तो वो उस मैसेज को एक्सपेंड कर लेंगे। और वो कैसे एक्सपेंड करेंगे, जो मैसेज उसके पास गिवन है उसको D से मल्टीप्लाई कर देगी। ये D क्या है आपके पास, जैसे कि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपके पास D जो है वो प्राइवेट की के लिए यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर mod ऑफ n, तो इसके आपके पास ओरिजिनल मैसेज D मिल जाएगा और यही बेसिकली आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, मे बी कि कुछ चीज़ें समझ आई हों या कुछ बातें नहीं समझ आई हों, लेकिन जब तक हम एक एग्जाम्पल परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो अब अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और अगर मुझे फ़ील होगा कि हम इस एग्जाम्पल के अंदर वापस मुझे कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर जो है वो मिस हो गई है और आपको नहीं समझ आई होगी, तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू वो सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर दूँगा। एक बहुत ही सिंपल टॉय एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मैं इसको टॉय एग्जाम्पल इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ। ठीक है, तो हम एक टॉय एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बच्चों वाली एक प्रॉब्लम है। तो एलिक जनरेट हिज RSA की फॉर साइफर टेक्स्ट। तो स्टेप नंबर 1 आपके जो आपके पास एलिक अभी जो मैंने एग्जांपल दी है, जिसने क्या करना है, आपने मैसेज को रिसीव करना है, वो बेसिकली अपना एक प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट करेगा। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा तो आप समझ जाइएगा। तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 1 आपको क्या बताता है, स्टेप नंबर 1 में आपसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ 2 लार्ज प्राइम्स। फ़िलहाल अब यहाँ पर मैं लार्ज प्राइम की तो खैर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चूँकि बहुत ही टॉय एग्जाम्पल है और इस एल्गोरिथम को आपको गो थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पर जस्ट मैं प्राइम नंबर सपोज कर लेता हूँ। एक प्राइम नंबर हो जाएगा आपके पास, लर्निंग है तो इसलिए सिंपल लेते हैं 11, और एक और प्राइम नंबर हम सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल 13। तो पहला काम तो आपने किया कि 2 प्राइम नंबर्स आपने सेलेक्ट कर लिए। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। मैंने याद रखें बहुत सिंपल कर आपको ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। सेकंड में आपने मॉडुलस कंप्यूट करना है, तो जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है P×Q, जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, स्टेप नंबर 2 को एक्सप्लेन किया है। तो सिंपली आपने क्या करना होगा, n जो है वो इक्वल होगा 11×13 विच इज़ इक्वल टू 143। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 143। ये दूसरी आपके पास स्टेप नंबर कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपने टॉर्शन फंक्शन को कैलकुलेट करना है, या ऑयलर फी फंक्शन को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टॉर्शन, मैं ऑब्लिक कर इसको
ऑयलर फ़ी फंक्शन भी लिख देता हूँ, ऑयलर फ़ी फंक्शन। तो यहाँ पर आपने ऑयलर फ़ी फंक्शन को कंप्यूट करना है। तो ऑयलर फ़ी फंक्शन को कैसे कंप्यूट करते हैं? अब चूँकि यहाँ पर दो डिफरेंट प्राइम्स हैं तो ये बनता है बेसिकली फाई ऑफ एन, फार्मूला होगा इसका p माइनस वन एन सिंपली q माइनस वन। तो फाई ऑफ n, यानी मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि फाई ऑफ 140 वन जी फाई ऑफ n यानी सिंपली आप इसको लिख लें, फाई ऑफ n ही इसको रहने दें। वैसे ये फाइव ऑफ n का मतलब हो जाएगा 143, फाई ऑफ 143, चाहे तो लिख भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाई ऑफ 143, तो ये सिंपली इक्वल हो जाएगा आपके पास p माइनस वन और q माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 12। तो फाई ऑफ 143 जो है आपके पास, यानी फाई ऑफ n जो है आपके पास, वो इक्वल हो जाएगा 120। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये था आपका स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में आपको जो है, स्टेप नंबर 4 में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन ऑफ ई इनक्रिप्शन के लिए, यानी पब्लिक की जनरेट करने के लिए, और इसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपोनेंटेशन। तो पब्लिक एक्सपोनेंटेशन आपने यहाँ पर बनाना है, यानी ई आपको चाहिए होगा। और अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि ई के लिए लिमिट क्या है, ई के लिए लिमिट है कि ई चूज़ किया जाएगा फाई ऑफ एन, यानी 1 और फाई ऑफ एन के दरमियान। अब 1 और फाई ऑफ एन के दरमियान कोई नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना होगा, आपने ये ध्यान रखना होगा कि जब आप उसका GCD कंप्यूट करें किन दोनों का, यानी टॉशंट फंक्शन का ई के साथ, तो उसका रिज़ल्ट 1 के बराबर, यानी इसे रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं कि जब आप GCD कंप्यूट करें किसका, ई का p माइनस वन के साथ, तो इसका आंसर भी 1 होना चाहिए। और आप अगर GCD कंप्यूट कर रहे हों किसका, ई का q माइनस वन के साथ, तो उसका आंसर भी 1 होना चाहिए। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो सपोज़ करें कि शी चूज़, क्योंकि एलेक को मैसेज रिसीव करना है तो वो चूज़ करती है, शी चूज़ 7, वो 7 एक नंबर चूज़ करती है। तो 7 ठीक भी है, क्योंकि 7 जो है वो 1 लेस देन ई लेस देन फाई ऑफ एन जो है वो बेसिकली 120 बनकर आता है। तो ये 1 और 7 के दरमियान, आपने 1 और 120 के दरमियान एक नंबर है, उसने 7 चूज़ किया। और फिर उसने इसको चेक किया। चेक कैसे करना है, चूज़ एंड चेक, कि उसको ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एंड चेक फॉर हर RSA पब्लिक की, RSA पब्लिक की के लिए उसने इसको क्या किया, चूज़ किया, चेक किया कि भाई GCD जब हम उसका कैलकुलेट करते हैं 7,120 का, तो क्या उसका रिज़ल्ट 1 आता है जी। उसको पता लगा कि ये रिलेटिवली प्राइम है, यानी ये आपके पास, उसको पता लगा को प्राइम है, तो इट मीन्स कि ये ई चूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात क्लियर। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो मैं तमाम बातें स्टेप वाइज आपसे कर रहा हूँ ताकि आप इसको डिटेल से समझ सकें। अब आपने जो है वो प्राइवेट एक्सपोनेंटेशन सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ डी। अब आपको डी चाहिए, और ये जो डी है आपके पास, ये है आपके पास प्राइवेट एक्सपोनेंटेशन। ठीक है जी, तो अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है डी। और अगर आप नोट करें तो ऊपर डिटेल में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर डी जो है, डी के लिए भी आपके पास जो रेंज है वो बेसिकली यही रेंज होती है डी के लिए भी, कि इसको भी आपने 1 और फाई ऑफ एन के दरमियान से एक नंबर डी चूज़ करना होता है। बट इसके लिए कंडीशन ये होती है कि सच दैट कि अगर हम ई डॉट डी कैलकुलेट करें तो ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए किसके साथ, 1 ऑफ मॉड फाई ऑफ एन। अब मैंने वहाँ पर जो था, यहाँ पर ई इन्वर्स लिखा हुआ था, आप चाहे तो यहाँ पर ई इन्वर्स कर दें या ई को यहाँ शिफ्ट कर दें, एक ही जैसी बात है। अब सपोज़ कीजिए कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमने ई क्या चूज़ किया था, इसने ई चूज़ किया था 7,
और इस प्रॉब्लम में जो फाई ऑफ एन जो टॉर्शन फंक्शन निकला था वो कितना था 120। तो ये बन जाएगा आपके पास 7d इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ फाई ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 120। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को 1 करने के लिए इसको 120 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि जब आप 120 के साथ इसका मॉड कंप्यूट करें तो उसका रिजल्ट पॉइंट के इक्वल आ जाए। तो या तो आप नंबर इस तरीके से चूज़ करें, चूँकि अब ये सारे नंबर्स बहुत बड़े बड़े से नंबर्स होंगे तो भाई पॉसिबल नहीं है कि आप मैनुअली यहाँ पर सर्च करें। अभी पॉसिबल है कि आप ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपने क्या करना होगा एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाना होगा इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान में आपने इस चीज़ को रखना है। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाने से पहले आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउ शी अप्लाई यूक्लिडियन algorithm and then extended यूक्लिडियन एल्गोरिथम उसने यूज़ करना होगा। अब ये क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इट मीन्स के जो GCD है आपके पास किन दो वैल्यूज़ का 7 और 120 का, इसका रिज़ल्ट अगर 1 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है, तो आप इसको सिंपली एक जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 120x प्लस 7y, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो GCD है एक्सटेंड वो बताते हैं कि उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको आप जो है वो x और y की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लें तो आप रिमेनिंग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसा कि अपने लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था यहाँ पर। तो पहले आप 7 और 120 का GCD लिख लीजिए, मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। आप इधर लिखेंगे 120 इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 7 और उसका आपने मल्टीपल ढूंढा जो आपको मिला 17 और उसका रिमाइंडर आ गया 1। फिर आपने यहाँ पर चूज़ किया 7 और आपने यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और उसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। तो ये भी आपको हमेशा जल्दी मिल जाएगा क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम होता है। ये आपके पास आ जाएगा इसका नंबर 1। अब यहाँ पर आप जब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज़ इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 120 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है। आप चाहें तो इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 17। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 के, और जबकि y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस 17 के। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपने जो है वो बड़ी वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर ये जो 120 है ये जो है ये एक्चुअली आप इसको इग्नोर कर दें और आप मुझे बताइएगा मैंने इसको क्यों इग्नोर किया। मैं यहाँ पर ये इसे चूज़ कर रहा हूँ। तो D जो है हमारे पास 1 है तो उसका एक ही यूनिक सोल्यूशन निकलेगा आपके पास, और वो कैसे निकलेगा, y इज़ इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस m ओवर d टाइम्स ऑफ t। दैन ये इक्वल हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू माइनस 17 प्लस m मॉड्यूल्यू था आपका 120 और d आपने कैलकुलेट रिलेटिवली प्राइम 1 हो जाता है और t एज इट इज़ रहेगा। तो इट मीन्स कि जब आप t की वैल्यू को आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रखते हैं तो ये 120 माइनस 17 हो जाता है और y जो है वो बेसिकली बन जाता है 103। तो ये जो y की वैल्यू आपके पास निकली है इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास निकल आया d। ठीक है जी, तो इस तरीक़े से d कंप्यूट करते हैं। अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप चलें स्टेप नंबर 6 पर। तो स्टेप नंबर 6 पर आपने पहुँच गए हैं और आपने मुझे बताना है कि अब आपने पब्लिक की क्या चूज़ की, यानी उस एलेक ने पब्लिक की क्या निकाली होगी। तो ये होते हैं बेसिकली 7, 143। तो 7 एलेक ने चूज़ किया था E
और 143 इसका जो था वो मॉड्यूलो हमने निकाला था। ठीक है जी, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास, ये बेसिकली होता है ई कॉमा एन। ठीक है, और स्टेप नंबर 7 के अंदर उसको प्राइवेट की कौन सी उसने चूज़ की, प्राइवेट की, तो उसने प्राइवेट की यहाँ पर चूज़ की है और वो बन जाएगी आपके पास 103 कॉमा 143। तो 103 यानी ये बन जाएगा डी कॉमा एन। ठीक है जी, तो पब्लिक और प्राइवेट की उसको मिल गई। तो ये एलेक ने पब्लिक और प्राइवेट की जो है, ये पब्लिक और प्राइवेट की तो सीक्रेट रखा और पब्लिक की को शेयर कर लिया। अब जिसने मैसेज सेंड करना है उसने अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इनक्रिप्शन हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनक्रिप्शन आप फिर उसके बाद आपको सिखाते हैं। इनक्रिप्शन आपको बताते हैं कि मैसेजेस को किस तरीक़े से इनक्रिप्ट किया जाता है। बहुत ध्यान से आप देखना है। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि वही एग्ज़ाम्पल दोबारा मैं लिख देता हूँ। सपोज़ बॉब want to send plain text 9। एक बॉब जो है वो 9 सेंड करना चाहता है एज अ प्लेन टेक्स्ट, तो ये उसका मैसेज है। सो ही ऑब्टेन्ड, तो उसको उसको सेंड करना है उसकी तरफ से उसको जो है वो ऑब्टेन हिज पब्लिक की, तो उसको पब्लिक की जो मिलती है वो मिलती है 143,7। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ई एन भी होता है, कहीं पर एन ई भी होता है। ठीक है, तो ये उसको पब्लिक की आपको मिल जाती है। लिखो टू इनक्रिप्ट अपने मैसेज, कौन सा मैसेज है, उसको 9 सेंड करना है और इस 9 को सेंड करने के लिए उसको ये पब्लिक की मिल जाती है टू इनक्रिप्ट हिज मैसेज इनटू साइफर टेक्स्ट। यानी ये साइफर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो कोडेड होता है बेसिकली, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो बंदा डी कोड कर सकता है जिसके पास प्राइवेट की अवेलेबल हो। तो ये कैसे निकाला जाता है आपको बताया था, ये होता है m पावर e इज़ इक्वल टू m पावर e मॉड n। तो m जो है वो आपका मैसेज है 9, उसके ऊपर पावर आपने लगा दी E7 और आपने उसका ले लिया मॉड, और मॉड हो जाएगा 143। तो 9 पावर 7 मॉड 143, इसको मैंने कई तरीक़ों से आपको सिखाया है कि इसको आप किस तरीक़े से लिख सकते हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर मैंने मॉड्यूलर एक्सपेरिमेंटेशन आपको सिखाई है, वहाँ पर आपको ये इजीली पता लग जाएगा। अब ये चूँकि यहाँ पर 7 जो है वो बेसिकली 2 का मल्टीपल तो नहीं है, तो आप इसको अगर चाहें तो इस तरह ब्रेक कर लिख सकते हैं। कई सारे तरीक़े मैंने बताए थे, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 2 पावर 4 प्लस 1 ऐसे आप उसको लिख सकते हैं, यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर आप उसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं। ये बन जाएगा आपके पास मॉड 143, राइट। और फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 9 पावर 4 मॉड 143 डॉट 9 पावर 2 मॉड 143 डॉट 9 पावर 1 मॉड 143, और ये एक बिग ब्रैकेट लगा दें और इसके आगे आप लिख दें मॉड 143। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो जब 9 पावर 4 का 143 के साथ मॉड हम कंप्यूट करते हैं तो हमारा आंसर बनता है 65। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भले चाहे तो लिख लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पावर 4 का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 6561, और जब 143 के साथ आप इसका मॉड कंप्यूट करेंगे तो जो इसका आंसर है वो बन जाएगा 126 डॉट 9 पावर 2, ये 181 होता है और ये 143 से छोटा है तो इसका आंसर 81 रहेगा, और 9 पावर 1 भी 143 से छोटा है तो इसका आंसर 9, और यहाँ पर आप लिखेंगे मॉड 143। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 91854, और ये हो जाएगा आपके पास मॉड 143। और आप जब इस पूरे नंबर का मॉड 143 कंप्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48। दिस इज़ 48, और आप इसे लिख सकते हैं मॉड 143। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका साइफर टेक्स्ट है C,
वो बन जाएगा आपके पास क्या 48। ठीक है, तो ये है ये आपके पास इनक्रिप्टेड मैसेज हो गया। ओरिजिनल मैसेज 9 था और ये आपके पास हो गया इनक्रिप्टेड मैसेज। और ये इनक्रिप्टेड मैसेज जिस बंदे को आपने मैसेज सेंड करना है उस बंदे ने आपको एक पब्लिक की सेंड की जिससे आपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर लिया। अब जब ये 48 मैसेज जो है ये जब रिसीव किया जाएगा तो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना होगा। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस मैसेज को इनक्रिप्शन समझ आ गई आपको। अब मैं इस मैसेज को कैसे डिक्रिप्ट करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो डिक्रिप्शन सीखते हैं। तो डिक्रिप्शन करने के लिए आपने क्या करना होगा, when the ALEC receive Bob's message she decrypt, तो वो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी। कैसे डिक्रिप्ट करेगी, क्योंकि उसके पास तो प्राइवेट की अवेलेबल है by using RSA प्राइवेट की, और वो क्या है आपके पास D,N। तो उसको कैसे यूज़ करना होगा, C पावर D mod n। तो C जो है वो है 48 और उस पर लिखा आपने 103 और आपने mod 143 कंप्यूट कर लिया। तो मैं यहाँ पर ये टास्क आपके लिए छोड़ता हूँ। वैसे क्या इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 9। तो इस तरीक़े से जो एलेक है वो एलेक ये मैसेज अपने पास मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो शॉर्टकट का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पर्सन है आपके पास, ठीक है जी, और ये पर्सन कोई मैसेज को सेंड करना चाहता है आपको, ठीक है जी, ये मैसेज सेंड करना चाहता है। ये पर्सन आपके पास ए है और इसी तरीक़े से ये जो पर्सन है आपके पास ये पर्सन सपोज़ कीजिए पर्सन बी है जो मैसेज को रिसीव करेगा। तो ये पर्सन मैसेज को सेंड करना है और इसने मैसेज को रिसीव करना है, ठीक है, ये सेंड कर रहा है और इसने मैसेज को रिसीव करना है। तो इसने सेंड करना होगा पब्लिक की सेंड करना होगा, पब्लिक की। तो ये बंदा जो है वो पब्लिक की सेंड करेगा बाय यूजिंग RSA एल्गोरिथम ए को, और ये इसको पब्लिक की जब आप सेंड करेगा तो ये जो ए है वो उसको एक इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करेगा, ठीक है जी, एक इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करेगा। और ये जो बी है जिसको मैसेज रिसीव करना था वो इसको जो है वो डिक्रिप्शन से जो आपके पास है प्राइवेट की उसके थ्रू उसको वो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इस तरीक़े से मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है और पब्लिक और प्राइवेट की का ये कॉन्सेप्ट होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपके सामने एक्सप्लेन किया और आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ और फोकस करिएगा। बहुत शॉर्ट कर आपको बता रहा हूँ। तो स्टेप नंबर वन में आपने यानी पब्लिक और प्राइवेट की बनाने के लिए आपने चूज़ करना होता है प्राइम नंबर्स। तो सपोज़ कीजिए कि एक सिंपल सा प्राइम नंबर 3 ले लें, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आपको है, और एक प्राइम नंबर आपने ले लिया 11, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 में आपने मॉडुलस कंप्यूट करना होता है, ठीक है, कंप्यूट करना होता है आपने मॉडुलस n विच इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई q विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 11, आंसर हो जाएगा 33, ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना होता है, आपने कंप्यूट करना होता है टॉशन फंक्शन फाई ऑफ n। तो ये इक्वल होगा आपके पास p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1 के विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 20। अच्छा जी, स्टेप नंबर 4 में आपने e चूज़ करना होता है, चूज़ e, और e जो है वो आपने जो चूज़ करना होता है वो किस में से चूज़ करना होता है,
such that 1 less than 1 less than e less than 5 ऑफ n से आपने चूज़ करना होता है, ठीक है। और ये भी आपने देखना होता है कि एंड e एंड n आर को प्राइम, यानी वो रिलेटिवली प्राइम भी होने चाहिए। तो आप सपोज़ कीजिए कि आप एक नंबर चूज़ करते हैं वो है, एक नंबर आपके पास है 7, वो एक नंबर है 7 आप चूज़ करते हैं। तो उस नंबर 7 को जब आप चूज़ कर तो नंबर आपने सपोज़ किया कि 7 चूज़ कर लिया, ठीक है जी। तो अब आपने ये जो नंबर 7 आपने चूज़ किया है, तो ये आपकी इनक्रिप्शन की जनरेट करके देगा। तो और फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको डी चूज़ करना होता है। तो डी को कंप्यूट करने के लिए कंप्यूट अ वैल्यू फॉर डी कैसे आप चूज़ करेंगे, सच दैट जो डी डॉट ई है वो कॉन्ग्रेंट होगा डी डॉट ई ये इक्वल होना चाहिए 1 मॉड ऑफ 5n। तो ये बन जाएगा आपके पास डी क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा आपके पास सपोज़ 3, और ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना बताया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ मॉड 20, और आंसर इसका हो जाएगा सपोज़ 1। तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या मिल गई, अब आपको यहाँ पर एक पब्लिक की मिल गई, पब्लिक की, और वो पब्लिक की आपको पब्लिक की इज़ कौन सी है, e, n। तो वो पब्लिक की है जो लिखी जाएगी 7,33। इसी तरीके से आपको प्राइवेट की मिल गई है, प्राइवेट की आपने जनरेट कर ली। प्राइवेट की जो है वो आपके पास होगी d, विच इज़ इक्वल टू 3,33, ठीक है जी। तो पब्लिक और प्राइवेट की आपने जनरेट कर उस बंदे को सेंड कर दिया जिस बंदे ने आपको मैसेज करना है। तो स्टेप नंबर 8 में जो इनक्रिप्शन है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल द इनक्रिप्शन ऑफ आप m इज़ इक्वल टू 2 एक मेन मैसेज है जिसको आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास C साइफर टेक्स्ट से बनेगा 2⁻7 एंड देन मॉड 33 विच इज़ इक्वल टू 29। तो साइफर टेक्स्ट बन गया 29। ये 29 आप जब शेयर करते हैं तो इसको डिक्रिप्ट करते हैं। जो इसकी डिक्रिप्शन होगी आपके पास, डिक्रिप्शन ऑफ C इज़ इक्वल टू 29 इज़ M इज़ इक्वल टू 29⁻3 मॉड 33। तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा आपके पास वो वापस मैसेज बनकर आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है वो मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं और किस तरीके से मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको आप प्रैक्टिस के तौर पर परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम काम करती है। तो एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए, उस एग्ज़ाम्पल में आपने करना क्या है कि एक प्राइम नंबर आपने P लेना है 257, एक प्राइम नंबर लेना है आपने Q337, और एक मैसेज है आपके पास, सपोज़ कीजिए मैसेज M, और सपोज़ कीजिए कि वो मैसेज M जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मैसेज M है आपके पास 18537। ये एक मैसेज है, इस मैसेज को आपने ये प्राइम नंबर्स है इसके थ्रू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है, ठीक है जी। तो उसमें 2-3 काम करने हैं। तो पहला काम तो ये है कि इसकी पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करनी है आपने, और फिर इस मैसेज को आपने साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्ट करना है, और फिर इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है और वेरीफाई करना है कि आपका रिज़ल्ट ठीक है या नहीं है, ठीक है जी। तो यानी मुझे क्या कुछ रिक्वायर्ड है यहाँ पर, EN रिक्वायर्ड है, एक पब्लिक की रिक्वायर्ड है,
एक प्राइवेट की रिक्वायर्ड है, D, N रिक्वायर्ड है, और ये जो इनक्रिप्शन मैसेज है, इस इनक्रिप्शन मैसेज से एक साइफर टेक्स्ट C रिक्वायर्ड है और एक फाइनल मैसेज M रिक्वायर्ड है मुझे, ठीक है जी। तो ये आपका टास्क है। तो उम्मीद है कि आपको RSA एल्गोरिथम बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया था। तो यहीं तक था हमारा कोर्स, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है RSA एल्गोरिथम, लेकिन जितना सिंपल हो सकता है मैंने उसको आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तमाम लेक्चर्स को एक कंटिन्यूशन में देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।